हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और आज की क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 28, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो इसका हम पहला भाग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का मतलब क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसे कि प्रमुख रूप से हमें 3 समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है मुद्रास्फीति, या जिसे आम भाषा में महंगाई कहा जा सकता है। तो इन्हीं चुनौतियों को, इन्हीं समस्याओं को इसी चैप्टर में हमें देखना है। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश राज ने इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था को लूटा ही। तो अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसीलिए आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही नीचे स्तर पर थी। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना। जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम थी कि भारत को कैसे विकसित किया जाए, विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। तो 3 समस्याएं जो कि आज़ादी के समय से ही लगातार बनी हुई है, हालांकि बीच बीच में सुधार हुए और अभी बहुत ज़्यादा हम इससे उबर चुके हैं, फिर भी कभी कभी हमें ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो पहली समस्या है मुद्रास्फीति, या जिसे आम भाषा में महंगाई भी कहा जा सकता है। इसे मूल्यवर्धी से भी जोड़ा जा सकता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, आपने नाम सुना होगा। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते रहते हैं अपने आम दैनिक जीवन में। डेली स्तर पर हम चीज़ों को खरीदते हैं ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो अधिकांश वस्तुओं या फिर सेवाओं के लिए हमें पिछले साल की तुलना में ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु या सेवा खरीदने जाते हैं, जनरली, सामान्यतः हमें पिछले साल से उसकी कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। तो इसी को एक तरीके से महंगाई बोल दिया जाता है। तो बढ़ती कीमत की इसी स्थिति को मुद्रास्फीति या फिर मूल्यवृद्धि कहते हैं और इसे ही आम भाषा में हम महंगाई कहते हैं। हालांकि किसी एक चीज में मूल्यवृद्धि हो जाए तो उसे महंगाई नहीं कहा जाएगा, बल्कि वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह है, एक बास्केट है, उसके सामान्य कीमत स्तर में यदि हमें वृद्धि देखने को मिले तो उसे महंगाई कहा जाएगा। आने वाली स्लाइड में हम इसे आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि कीमत किसे कहा जाता है। कोई भी चीज या कोई भी सेवा खरीदने के लिए आप जितनी मुद्रा का आदान प्रदान करते हो उसे ही कहा जाता है उस वस्तु या उस सेवा की कीमत। तो किसी भी वस्तु या सेवा का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय यानी कि लेन देन होता है वह उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। तो अगर मुद्रास्फीति को कीमत से जोड़कर देखा जाए तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी अपनी? सामान्य कीमत स्तर में, जो जनरल कीमत स्तर है, उसमें सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। जो आपका सामान्य कीमत स्तर है उसमें लगातार वृद्धि होती जाए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती जाए, उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। ये वस्तु समूह की कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। ये एक वस्तु के बारे में नहीं बल्कि वस्तुओं के, सेवाओं के समूह के बारे में बताती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो हम उसे मूल्यवर्धी, मुद्रास्फीति, महंगाई नहीं कहेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि वस्तुओं के समूह में क्या मूल्य वृद्धि हुई है और ये लगातार हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं या फिर वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि से है, न कि केवल एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से। एक वस्तु सेवा की कीमत में वृद्धि हो जाए उसे मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि, महंगाई नहीं कहा जाएगा। हमें वस्तुओं के समूह को देखना पड़ेगा। तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे?
अर्थव्यवस्था में महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है कि नहीं हो रही है, हम इसका माप कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई पहला तो आसान सा तरीका है कि हम जनरल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं, अपने आम जीवन में हम देख सकते हैं कि क्या वस्तुओं के समूह में कीमत में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन राष्ट्र के स्तर पर इसका मेजरमेंट करने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं, कुछ सूचकांक बनाए गए हैं, हमें वो देखना होता है। तो भारत की बात की जाए, अपने देश की बात की जाए, तो भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए दो प्रमुख सूचकांक है। एक तो थोक मूल्य सूचकांक और एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूचकांक क्या हो गए? किसी भी चीज को सूचित करने वाले अंकों को क्या बोला जाता है? सूचकांक बोला जाता है। किसी भी चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो महंगाई का मेजरमेंट करने के लिए, महंगाई का माप करने के लिए अपने पास मुख्य रूप से दो सूचकांक है। एक तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब उपभोक्ता की तरफ से देखा जाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सब्जियों की, फलों की, अनाज की, मतलब खाने की, या फिर घर की, पर्यटन की, परिवहन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उपभोक्ता की दृष्टि से जिस तरीके से हम महंगाई का मेजरमेंट करते हैं उसको बोला जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये व्यापारी की दृष्टि से देखने का तरीका है, किसको? महंगाई को। तो ये एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। ये दोनों ही सूचकांक वस्तुओं के समूह में जो औसत मूल्य वृद्धि होती है उसके बारे में हमें ये बताते हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति, महंगाई को नापना हो तो मुख्य रूप से इस थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है, इसका सहारा लिया जाता है। अब देखते हैं भारत में मूल्य वृद्धि या फिर मुद्रास्फीति किस प्रकार से हुई है आजादी के बाद से ही। स्वतंत्रता के बाद से ही उच्च मुद्रास्फीति एक गंभीर समस्या रही है भारत में। आजादी के बाद से ही हम लगातार इस उच्च मुद्रास्फीति या फिर ज्यादा महंगाई से जूझते आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में 1950 के दशक में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की दर 1.7% थी, 2% के अंदर अंदर ही थी। लेकिन समय के साथ साथ बीच में हमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि कृषि उत्पादन में कमी है, उद्योग उत्पादन में कमी है, जनसंख्या वृद्धि है, इन सब चीजों के कारण हमें महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिली है। जैसे कि 1960 के दशक में ये महंगाई की दर 6.4 लगभग 6.5% हो गई। वहीं 70 के दशक, इसके अगले 10 सालों की बात की जाए तो ये 9% से ऊपर पहुंच गई थी। ये बहुत ज्यादा महंगाई है। ऊंची मुद्रास्फीति का ये दौर 1995 तक चलता रहा। हाई इन्फ्लेशन, बहुत ही ऊंची महंगाई की दर, उच्च मुद्रास्फीति की ये जो दर है वो लगभग 1995 तक ये चलती रही। फिर धीरे धीरे इस पर काबू पाया गया। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कैसे आर्थिक सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बहुत सारी प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की गई, उनसे निदान करने की कोशिश की गई। तो 2000 और 2001 से लेकर 2011-12 के बीच की बात की जाए तो मुद्रास्फीति की दर लगभग 4.5% के आसपास पहुंच गई। मतलब धीरे धीरे हमने मुद्रास्फीति को, महंगाई की दर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, सरकार के माध्यम से भी और बैंकों के माध्यम से, मुख्य रूप से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। अब इस महंगाई या मुद्रास्फीति से क्या क्या घाटे हैं, क्या क्या हानियां हैं, वो देख लेते हैं। महंगाई जो है वो व्यक्ति और देश दोनों के लिए ही हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे पूरा देश हो, राज्य हो, कोई भी चीज हो, महंगाई सभी के लिए हानियों की श्रृंखला का निर्माण करती है, बहुत सारी हानियां पैदा करती है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। यह मुद्रा का मूल्य क्या आता है? मुद्रा का मूल्य मतलब मुद्रा की एक यूनिट, मान लीजिए 100 रुपए का एक नोट है, तो 100 रुपए का नोट इस साल जितनी चीजें खरीद पाता है, अगले साल महंगाई होने की वजह से वो इतनी चीज नहीं खरीद पाएगा। इसे ही कहा जाता है मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई। मुद्रा, एक इकाई मुद्रा कितनी चीजों को या सेवाओं को खरीद सकती है, उसको बोला जाता है उस मुद्रा का मूल्य। तो महंगाई की वजह से मुद्रा के मूल्य में हमें कमी देखने को मिलती है। जिन व्यक्तियों को निश्चित वेतन या मजदूरी मिलती है उनको बहुत ज्यादा हानि होती है। जिस वर्ग को एक निश्चित वेतन या मजदूरी मिलती है उनको
फिक्स पैसा मिलता है। अब चीजें तो महंगी हो गई है, तो वो पिछले महीने या पिछले साल जितनी चीजें खरीद पाते थे, इस साल उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। तो जिन लोगों को निश्चित वेतन या मजदूरी मिलती है, उनके लिए महंगाई हानि का निर्माण करती है। इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य भी गिरता है। जो लोग सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, अब बचत का पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ता नहीं है, और जितनी तेजी से महंगाई बढ़ जाती है तो बचतकर्ता को इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जिनकी सैलरी फिक्स है, जो बचत करता है, जो सेविंग करते हैं, और साथ ही जो दूसरों को लोन देते हैं, उनको घाटा होता है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसको महंगाई से फायदा होता है, वो है जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्योंकि कोई भी उद्योग है, व्यापारी है, वो चीजों का निर्माण करेगा और उसे बेचेगा, और महंगाई की वजह से वो चीज महंगी बिकेगी तो उसे फायदा होगा। साथ ही व्यापारियों को सैलरी नहीं मिलती है, फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें तो लाभ का अंश मिलता है, तो महंगाई की वजह से इन्हें फायदा ही होगा। साथ ही जो लोग लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उनको यह फायदा होगा। भाई जो ऋण देने वाले हैं उनको तो महंगाई की वजह से घाटा होगा। भाई ऋण दे दिया, अब जिसको ऋण दिया है वो बदले में इंटरेस्ट लगा के पैसा रिटर्न करेगा। अब अगले साल चूंकि महंगाई आ गई है, कीमतों में वृद्धि हो गई है वस्तुओं और सेवाओं की, तो उस पैसे से वो इतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा। वहीं जिसने लोन लिया है, अब उसको उतना ही लोन प्लस इंटरेस्ट रिटर्न करना है। महंगाई की वजह से उसकी चीजों में कोई फर्क नहीं आया है। तो जिनकी फिक्स सैलरी है, जिनका फिक्स वेतन है, प्लस जो बचत करता है, उनको महंगाई की वजह से हानि होगी। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं, जो ऋण ले रहे हैं, जो उधार ले रहे हैं, उनको तो इससे लाभ ही होता है। देखते हैं महंगाई और मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है। किन कारणों की वजह से हमें अर्थव्यवस्था में महंगाई या मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। तो ये अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। कोई एक फिक्स कारण नहीं है कि इसकी वजह से महंगाई आ गई है। बहुत सारे अलग अलग कारण मिलकर महंगाई का निर्माण करते हैं अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहला कारण है और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। मुद्रा मतलब आसान भाषा में आप इसे समझिए पैसा। अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए तो वो चीजों की मांग, वस्तुओं सेवाओं की मांग बहुत ज्यादा करेंगे, और मांग बढ़ जाती है तो फिर कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। आसानी से ऐसे समझिए कि एक ठेला है, ठेले पे मान लीजिए कि 100 सेब के फल पड़े हैं। अब एक व्यक्ति आया तो जो ठेले वाला है, जो दुकानदार है, जो व्यक्ति है, वो उसे किसी भी कीमत पर देने को तैयार हो सकता है। लेकिन सामने यदि 100 लोग आए तो वो अपनी मनमानी कीमत पर उसे बेचेंगे। साथ ही चीजें कम है और लोग सामने ज्यादा है तो धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाएगी, बहुत कम बच जाएगी, तब भी सामने बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे उसको मांगने के लिए, तो इसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है महंगाई का मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं या सेवाओं के पीछे दौड़ती है। मैंने आपको बताया कि यदि पैसा बढ़ रहा है लेकिन सामने चीजें नहीं बढ़ रही है तो ज्यादा पैसा कम चीजों के पीछे भागती है, और इसकी वजह से उन चीजों की मांग बढ़ती है, और मांग जब बढ़ती है तो मुद्रास्फीति हो जाती है। तो इसे मांग का स्तर पूर्ति से ज्यादा हो जाता है और कीमतों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। दूसरा कारण है औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। सामने पैसा ज्यादा है लेकिन चीजों का प्रोडक्शन, चीजों का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो ये गैप बन गया। ज्यादा पैसा कम चीजों का मांग कर रही है और इसकी वजह से मुद्रास्फीति हो रही है। तो अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन सामने उद्योग इस मांग को संतुष्ट नहीं कर पाए। उद्योगों में कुछ कारणों की वजह से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाया, लेकिन सामने मांग तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। साथ ही जो भारतीय कृषि का उत्पादन है वो भी लोगों की मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा, वो भी लोगों की मांग को पूरा नहीं कर पाया। तो मांग पूरी नहीं हो पा रही है,
महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में मांग की अधिकता ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया। बेसिस यही है, आधार यही है, पैसा ज्यादा और सामने उत्पादन कम, सामने लोग ज्यादा और जो उत्पाद है वो कम, तो महंगाई आ जाएगी। तीसरा कारण है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। ये सार्वजनिक व्यय क्या होता है? व्यय मतलब खर्चा और सार्वजनिक मतलब सरकार की तरफ से। तो अगर सरकार ज्यादा खर्च करती है, अनुत्पादक चीजों में खर्च करती है, ऐसी चीजें जो ज्यादा जरूरी नहीं है उन चीजों में खर्च करती है, तो वो जो खर्च किया हुआ पैसा है वो अल्टीमेटली सामान्य जनता के पास जाएगा। सामान्य जनता के पास पैसा बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी और सामने चीजें उतनी है नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो विकास और अन्य दायित्वों के कारण सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। भाई सरकार के बहुत सारे दायित्व होते हैं, विकास करना है, कल्याण के काम करने हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में, पानी में, सब में खर्च करना पड़ता है। तो सरकार लगातार खर्च करती रहती है। लेकिन जब सरकार अनुत्पादक चीजों में खर्च करती है तो वहां पर इस व्यय के कारण, इस खर्चे के कारण लाभ नहीं मिलता है, बल्कि महंगाई के रूप में हमें घाटा मिल जाता है। तो यह वृद्धि पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता है। ऐसा खर्चा जो ज्यादा उत्पादन नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगों के हाथ में पैसा ही दे जा रहा है, तो उसकी वजह से सामने कोई उत्पादन नहीं हुआ, लोगों के पास पैसा बढ़ गया और जनता की क्रय शक्ति इससे बढ़ जाती है। जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी, खरीदने की शक्ति बढ़ रही है मतलब मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो महंगाई की स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ कारण है, हालांकि घुमा फिरा के सारे कारण सेम ही बात करते हैं। मांग ज्यादा, सामने उत्पादन कम, महंगाई। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कि कीमतों को तेजी से बढ़ता है। भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी, सामने उतनी वस्तुएं नहीं है तो महंगाई बढ़ेगी। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। बहुत सारे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, एसेंशियल जो चीजें हैं, उनका जो मूल्य है, उनकी जो कीमत है वो सरकार तय करती है, और सरकार अपने राजस्व घाटे को पूर्ण करने के लिए उन चीजों को महंगा बनाए रखती है जो कि महंगाई में तब्दील हो जाती है। तो जब सरकार अपने राजस्व घाटे को, अपने घाटे को कम करने के लिए इस आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है तो अर्थव्यवस्था में हमें महंगाई देखने को मिलती है। महंगे आयात के कारण, आय के बढ़ते स्तर के कारण, अप्रत्यक्ष करों के ऊंचे स्तर के कारण, मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। ये आयात क्या होता है? आयात मतलब मैंने दो शब्द बताए थे आपको, आयात और निर्यात। आयात मतलब हम दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं। आयात, आया, सामान आ गया, तो सामान आ गया और यदि वो सामान महंगा है, हमें दूसरे देशों से ही महंगा मिल रहा है, तो फिर अपने देश में भी उसे और ज्यादा महंगा बेचा जाएगा, इसका मतलब महंगाई आ जाएगी। आय का बढ़ता स्तर मतलब लोगों की आय बढ़ती रहती है, लोगों की आय बढ़ेगी तो वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज्यादा करेंगे, सामने उतनी वस्तुएं सेवाएं नहीं उत्पादन हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। अप्रत्यक्ष करों का उच्च स्तर, दो प्रकार के कर होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर, हमने बात की थी। जैसे इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर है, सीधा ही उस व्यक्ति या फिर उस कंपनी से लिया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स भी एक प्रत्यक्ष कर है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि जीएसटी है, वो सीधा ही उस व्यक्ति से न लेकर किसी और माध्यम से लिया जाता है। तो जब इन करों का स्तर ऊंचा हो जाता है, टैक्स की रेट हाई हो जाती है, तो उस वस्तु या सेवा की कीमत में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही मजदूरी दरों में वृद्धि, ये आय का बढ़ता स्तर और मजदूरी दरों में वृद्धि एक ही बात है। लोगों को ज्यादा मजदूरी मिलती है, ज्यादा आय मिलती है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है और महंगाई हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में हमें महंगाई या मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। अब इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, तो हम नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं कि क्या क्या करके इस महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो मूल्यवृद्धि का कोई एक कारण नहीं है। हमने देखा कि मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कारणों के संयुक्त रूप से मुद्रास्फीति पैदा होती है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी कोई एक उपाय नहीं है, बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, एक एक करके हम देखते हैं।
अब इन उपायों को भी हम अलग अलग श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बैंक, भारत के संदर्भ में बोला जाए तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उपाय करता है उसे मौद्रिक उपाय बोला जाता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो उपाय सरकार करती है उसे राजकोषीय उपाय कहा जाता है, और कुछ अन्य उपाय भी हैं, तो एक एक करके इन तीनों उपायों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैंकों द्वारा किया जाने वाला उपाय मौद्रिक उपाय। तो इस महंगाई के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक, भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आम भाषा में आरबीआई कहते हैं, इसके द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। बैंक जो उपाय अपनाएगी, सेंट्रल बैंक जो उपाय अपनाएगी, उसे कहा जाता है मौद्रिक उपाय। तो इसमें क्या करती है बैंक या सेंट्रल बैंक? ये मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि लोगों के हाथ में इतना ज्यादा पैसा न चला जाए। क्यों? पैसा चला जाएगा तो मांग बढ़ेगी, मांग के सामने यदि उत्पादन नहीं बढ़ा तो महंगाई हो जाएगी। तो बैंक क्या करती है? लोगों के हाथ में पैसा जाने से बचाती है। कैसे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर, ब्याज की दर को बढ़ाकर लोगों के हाथ में पैसा जाने से बचाती है बैंक। तो ये मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। साख की उपलब्धता, साख को आसान भाषा में आप समझे तो इसे लोन या फिर ऋण कहा जा सकता है। तो लोगों को कम लोन देकर या हाई इंटरेस्ट पे ज्यादा ब्याज पर लोन देकर, ताकि लोग खरीदे ही नहीं, ब्याज दरों को प्रभावित करके, अल्टीमेटली ये तीनों ही बात एक है, मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता और ब्याज दरों को प्रभावित करके ये मांग को कम करने का प्रयत्न करता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, भारत के संदर्भ में आरबीआई। जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आ जाती है तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो गई तो मुद्रास्फीति कंट्रोल होने की तरफ आगे बढ़ती है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? मांग कम करनी है। साथ ही यदि सामने हम उत्पादन बढ़ा दे तो भी मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। तो दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय, मतलब सरकार द्वारा किया जाने वाला उपाय क्या कहलाएगा? राजकोषीय उपाय। तो सरकार द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं? राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इसमें सरकार टैक्स लगाकर, सार्वजनिक व्यय को कंट्रोल में करके, सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके मांग को नियंत्रित करते हैं और पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। एक तरफ सरकार मांग को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, कैसे? टैक्स ज्यादा लगा के। लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा। लोगों के पास पैसा कम बचा तो वो चीजों और सेवाओं की मांग भी कम करेंगे, और मांग कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। और सामने वो उद्योगों को हेल्प करके, अब उद्योगों पे कम टैक्स लगाएंगे ताकि उद्योगों के पास पैसा बचे, वो ज्यादा से ज्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा उत्पादन करे, और उत्पादन ज्यादा हो गया तो फिर मांग और उत्पादन लगभग बराबर हो जाएगा तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सारे उपाय क्या है? राजकोषीय उपाय जो सरकार करती है महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए। और कुछ दूसरे उपाय भी है, जैसे कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो एक आम आदमी अपने डेली स्तर पर, अपने रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करता है, उन आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है। जो चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है एक आम नागरिक के डेली लाइफ में, वो चलने वाली चीजें हैं, तो उन चीजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि उचित मूल्य की दुकान जिसपे गेहूं मिलता है, चावल मिलता है और दूसरी दालें, अन्न, तेल वगैरह चीजें सस्ते दामों पर मिलती है, तो इनके माध्यम से सस्ते दामों पर लोगों को चीजें उपलब्ध करवाकर एक तरीके से महंगाई को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाती है। अधिक मांग वाली वस्तुओं का आयात करके, जिन चीजों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे देशों से आयात करें, दूसरे देशों से मंगाएं, ताकि मांग के बराबर पूर्ति की जा सके, महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। प्रशासनिक कीमतों में कमी करके सरकार के माध्यम से जिन चीजों का जो कीमत है वो बढ़ाई जाती है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि महंगाई को हम कंट्रोल कर सके। तो इन सब माध्यमों से भी, इन सब उपाय से भी हम महंगाई को कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देकर पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। उद्योग क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाए ताकि उनका उत्पादन बढ़े। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी सरकार कुछ हेल्प करे, कुछ निवेश करे, उनको सपोर्ट करे ताकि कृषि उत्पादन भी बढ़े, और उत्पादन बढ़ेगा तो मांग
को बराबर किया जा सकता है और महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय है जो कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए बैंकों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से किए जाते हैं। आते हैं अपने पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ के बीच में पूछे गए क्वेश्चन। ये किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी मुख्य रूप से आज की क्लास में हमने महंगाई या मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा है, तो उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था किस देश की है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से किस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है? तो वो अपने प्यारे देश भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? हम आम भाषा में इसे महंगाई कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुद्रा मूल्य से क्या तात्पर्य है? मुद्रा का मूल्य हमने देखा था कि मुद्रा की एक इकाई कितने चीजों को खरीद सकती है, उसकी क्रय शक्ति क्या है, उसे ही कहा जाता है उस मुद्रा का मूल्य। तो मुद्रा मूल्य मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति, और मुद्रा की क्रय शक्ति को ही मुद्रा का मूल्य कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मौद्रिक उपाय किसके द्वारा अपनाए जाते हैं? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग उपाय देखे, उसमें से मुख्य रूप से दो उपाय देखे, एक तो मौद्रिक उपाय और दूसरा राजकोषीय उपाय। तो मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किए जाते हैं? बैंक द्वारा, और भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ये मौद्रिक उपाय करता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजकोषीय उपाय कौन करता है? वापस वही बात, महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए मुख्य रूप से दो उपाय, मौद्रिक उपाय बैंकों द्वारा भारत के संदर्भ में आरबीआई, और राजकोषीय उपाय भारत के संदर्भ में सरकार द्वारा। तो राजकोषीय उपाय कौन करता है? सरकार करती है। तो ये थे अपने पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यहीं थामते हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।